क्वेश्चन है, डिस्कस द रिसेंट चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या रिसेंट चेंजेस आए हैं वो आपको डिस्कस करके बताने हैं। स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि जब बैंकिंग स्ट्रक्चर में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसीज में भी किए गए। जब बैंकिंग स्ट्रक्चर में रिफॉर्म हुआ तो उसके साथ साथ पैरेलल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसीज में भी बहुत सारा बदलाव किया गया। These changes reflect the progress of the economy towards financial growth and stability। और ये जो प्रोग्रेस रहा ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी का फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी दिखाता है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द चेंजेस इन द आरबीआई मॉनेटरी मैनेजमेंट। कुछ बहुत सारे चेंजेस आगे बताए गए हैं जो आरबीआई के मॉनेटरी मैनेजमेंट में हैं। पहला पॉइंट, मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच। मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच। Prior to reforms, the RBI used the monetary targeting approach to maintain stability, control inflation by keeping the money supply around certain fixed levels। मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच के अंदर में क्या किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये किस तरीके का रिफॉर्म था? दैट मीन्स मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता था, मॉनेटरी टारगेटिंग अप्रोच एक अपनाता था, जिसके अंदर वो क्या करता था, स्टेबिलिटी मेंटेन करता था और इन्फ्लेशन कंट्रोल करता था by keeping the money supply around certain fixed levels। that means कि मनी का जो सप्लाई है वो एक ब्रैकेट में एक तरीके से कुछ एक फिक्स लेवल्स थे, उसी के आसपास में मनी का सप्लाई फिक्स रखता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो दैट की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। Thus principal worked as banks were the only financial institutions in the economy। that means कि जो बैंक्स जो वर्क करते थे वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस माने जाते थे हमारी इकोनॉमी में। However, financial liberalization paved way for the non-banking financial institution in the money market। क्योंकि पहले सिर्फ बैंक को ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाता था, तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी टारगेटिंग अप्रोच अपनाती थी और क्या करती थी, स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए मनी का सप्लाई जो फिक्स करके अराउंड सर्टेन लेवल्स रखती थी। और समय के साथ फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन का रास्ता बना और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी मनी मार्केट में जगह दिया गया। Thus the monetary target approach become obsolete as various। और इसके बाद में क्या हुआ, मनी टारगेट अप्रोच जो है क्या है, मॉनेटरी टारगेट अप्रोच। Thus the monetary target approach become obsolete। इसका मतलब कि जब बाकी के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे इकोनॉमी में तो मॉनेटरी टारगेट अप्रोच रहता था। मॉनेटरी टारगेट अप्रोच में सर्टेन लेवल तक फिक्स करके रखा जाता था सप्लाई ऑफ मनी को। बट जब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ गए तो मॉनेटरी टारगेट अप्रोच जो था वो ऑब्सोलीट हो गया, एक तरीके से वो कोई काम का नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो थे उनका इन्फ्लुएंस होने लगा प्राइस की स्टेबिलिटी पर, इन्फ्लेशन पर। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आने के बाद में बदलाव ये हुआ कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी वर्क करने लगे जिनका हमारे इन्फ्लेशन पर फर्क पड़ने लगा। वो कौन कौन से फैक्टर्स थे? पहला, मनी। दूसरा, क्रेडिट। तीसरा, आउटपुट। चौथा, ट्रेड। पांचवा, कैपिटल फ्लो। छठा, डिफरेंट रेट्स ऑफ रिटर्न। सेवेंथ, एक्सचेंज रेट्स। तो ये बहुत सारे कुछ वेरियस फैक्टर्स थे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को डिसाइड करने में। ये कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स बन गए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ गए हमारी इकोनॉमी में। तो इस कारण से धीरे धीरे करके मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच या मॉनेटरी टारगेटिंग अप्रोच जो है वो ऑब्सोलीट होने लगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज को धीरे धीरे करके फ्रेम करना स्टार्ट करना पड़ा। सेकंड, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इज अ चैनल थ्रू विच अ चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स द नेशन। मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाया जाता है, ऑब्वियसली उसका बहुत बड़ा लार्जर इफेक्ट होता है हमारे नेशन के ऊपर में।
इन जनरल 4 तरीके की चैनल्स होते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन के। दैट मीन्स कि फंड कैसे ट्रांसफर होगा, मनी कैसे ट्रांसफर होगा इकोनॉमी में, उसके 4 चैनल्स हैं। पहला है इंटरेस्ट रेट, दूसरा है क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, तीसरा है एसेट्स प्राइसेस एंड चौथा है एक्सचेंज रेट चैनल्स। दैट मीन्स कि 4 मॉनेटरी ट्रांसमिशन चैनल्स हैं जिनके थ्रू मनी ट्रांसफ़र होता है। दैट मीन्स कि कुछ पैरामीटर्स हैं एक तरीके के। क्या क्या है? पहला इंटरेस्ट रेट, दूसरा क्रेडिट अवेलेबिलिटी, तीसरा एसेट प्राइसेस एंड चौथा एक्सचेंज रेट चैनल्स। द एक्सचेंज रेट चैनल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट The exchange rate channel is the most important as it has an immediate effect due to any change। और जो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रहा चैनल वो आपका कौन सा रहा? इंटरेस्ट रेट चैनल। क्यों? इसके ऊपर सबसे ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जब कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव आता है। दैट मीन्स कि मॉनेटरी पॉलिसी में हल्का सा भी चेंज आता है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो तुरंत बदल जाता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ता है। एंड इट्स ऑल्सो हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन अदर चैनल, और इसका इम्पैक्ट बाकी के चैनल्स पे भी पड़ता है। रिसेंटली फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट एसेट प्राइस, कुछ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट एसेट प्राइस, जनरल प्राइस और इनकम लेवल, ये क्या है? ये तो 4 पैरामीटर्स जो आप लोगों ने पढ़े, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, एसेट्स प्राइसेस और एक्सचेंज रेट चैनल्स, ये तो 4 चैनल्स हैं ही मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के। पर रिसेंटली कुछ ईयर्स में और एक चैनल सामने आया जिसे मॉनेटरी ट्रांसमिशन का चैनल माना गया, वो है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। किस चीज़ को लेके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन? अबाउट एसेट प्राइस, एसेट का क्या प्राइस रहेगा उसको लेके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। सेकंड जनरल प्राइस, जनरल प्राइस को लेके क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं आपको। और तीसरा इनकम लेवल, फ्यूचर में इनकम लेवल क्या रहेगा इकोनॉमी में ऑन एन एवरेज लोगों का, उसको लेके क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं। दैट मीन्स कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इन तीनों चीज़ों को लेके जो है वो भी अपने आप में एक मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का चैनल माना गया। इट वॉज आइडेंटिफाइड एज द 5th की चैनल ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आया चेंज जो आरबीआई के पॉलिसी में रहा, वो है फेसिंग आउट ऑफ सेलेक्टिंग मेथड्स। इसमें क्या बोला गया? ग्रेटर मार्केट ओरिएंटेशन एंड प्रोग्रेस इन द फाइनेंशियल मार्केट हैव मेड the quantitative methods more important in the monetary policy. Selective methods have not much significant role। क्या बोला गया कि ग्रेटर मार्केट ओरिएंटेशन के कारण और फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस के कारण क्वांटिटेटिव मेथड्स को अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में। सेलेक्टिव मेथड्स को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दिया जाता है और धीरे धीरे करके सेलेक्टिव मेथड्स को फेस आउट भी कर दिया गया। नेक्स्ट डी इंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रॉम बजट। In 1994, the central government and the RBI entered into an agreement to phase out the use of ad hoc treasury bills that were used to finance government deficit. Thus, the RBI no longer lends funds to the government to meet its fiscal deficit. That means पहले क्या होता था, जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी होता था उसका जो हमारा बजट आता है, फाइनेंशियल बजट जो अनाउंस होता है हर साल, उन दोनों का आपस में एक अच्छा खासा रिलेशन होता था। क्यों? क्योंकि बजट में जब डेफिसिट होता था कभी भी तो उसका भरपाई एक तरीके से फंडिंग गवर्नमेंट को कौन कर देता था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए जो हमारा फाइनेंशियल बजट आता था
उसका मॉनेटरी पॉलिसी से एक संबंध होता था। पर 1994 में क्या हुआ? इन 1994 the central government and the RBI entered into an agreement। 1994 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट किया उन लोगों ने। और किस चीज़ के एग्रीमेंट था? टू फेस आउट द यूज ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स दैट वर यूज्ड टू फाइनेंस गवर्नमेंट डेफिसिट। उसके पहले क्या होता था? 1994 के पहले एडहॉक ट्रेजरी बिल्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता था जिसके थ्रू, दैट मीन्स कि जब भी हर साल, जब भी कोई भी साल गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट होता था, मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से लॉस में जाता था या एक तरीके से गवर्नमेंट के पास खर्चा के लिए पैसा नहीं रहता था, डेफिसिट होता था, तो वहाँ पे फंडिंग कौन कर देता था? फंडिंग कर देता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसे? थ्रू एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके 1994 में ये एग्रीमेंट बनाया, डिसाइड किया कि यूज़ ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल जो हो रहा था उसको हटा दिया जाए और हमेशा के लिए एक सिस्टम लाया जाए कि आरबीआई जो है आपके गवर्नमेंट को फंडिंग नहीं करेगा इन केस ऑफ फिजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है? ये अपने आप में एक टूल होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के ही अंदर आता है, जिसके थ्रू बैंक्स को अलाउ किया जाता है, कमर्शियल बैंक्स को ये अलाउ किया जाता है कि वो बोरो करें, वो क्या करें? उधार ले लें, लोन ले लें पैसा। किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स के द्वारा। Such agreements are used by banks to adjust their day-to-day liquidity requirements। इस एग्रीमेंट का यूज़ क्यों करते हैं कमर्शियल बैंक्स? वो यूज़ करते हैं उनके डे टू डे जो लिक्विडिटी है, मतलब रोज़मर्रा के लेवल पर उनका लिक्विडिटी मेंटेन रहे, इसके लिए वो इस एग्रीमेंट का यूज़ करते हैं। इस एग्रीमेंट के अंदर डे टू डे लिक्विडिटी को मेंटेन करने का रास्ता निकलता है जो कि कमर्शियल बैंक यूज़ करते हैं। किस तरीके के रेट्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे रेपो रेट्स एंड रिवर्स रेपो रेट्स कंसिडर किया जाता है अंडर LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। रिपो ऑक्शंस आर कंडक्टेड ऑन अ डेली बेसिस पर रिपो ऑक्शंस किया जाता है। द प्रेजेंट रेपो रेट इज 5.75%। सिमिलरली द प्रेजेंट रिवर्स रेपो रेट इज 4.50%। ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इसको आप लोग लिटिल बिट देख लेना, प्रेजेंट में क्या है, लिटिल बिट हो सकता है चेंज आया हो। दैट मीन्स कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है वो किस पर डिपेंड करता है? रिपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट पे। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है वो डिस्कस किया गया है पिछले वीडियोज़ में। नेक्स्ट, डीरेगुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट सिस्टम। पहले होता ये था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ये भी डिसाइड कर देती थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ये भी डिसाइड करती थी तो कमर्शियल बैंक्स किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, कमर्शियल बैंक्स किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड करेंगे मनी पब्लिक को। मतलब कमर्शियल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तो डिसाइड करता ही था कि कमर्शियल बैंक्स को वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड करेगी, लोन देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी डिसाइड करता था कि कमर्शियल बैंक किसको देगा। दैट मीन्स दो चीज़ें हैं, आप समझना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये डिसाइड तो करता ही था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, और साथ साथ में ये भी डिसाइड करता था कि कमर्शियल बैंक्स आगे जिन लोगों को लोन देंगे वो कितने % ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। पर बाद में इसको डीरेगुलेट किया गया और हटा दिया गया। ये भी एक हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस रहा। The bank lending rates were formally fixed by the RBI. Now, since 1991, the system has been changed. 1991 के बाद से चेंज किया गया। तो कमर्शियल बैंक्स फिक्स देयर रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब पहले बैंक का लेंडिंग रेट, बैंक किस रेट पे लेंड करेगा, लोन देगा पब्लिक को या जो भी उसके कस्टमर्स हैं उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा, ये भी डिसाइड कर देता था रिजर्व बैंक।
और 1991 के बाद में इस सिस्टम को रीरेगुलेट किया गया, क्योंकि ये आरबीआई एडमिनिस्ट्रेड रेट सिस्टम था। आरबीआई इसको एडमिनिस्टर करता था रेट सिस्टम को, वो बताता था किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक अपने सामने वाले को, अपने नीचे वाले को लोन प्रोवाइड करेगा। पर 1991 के बाद से 1991 के बाद से सिस्टम एबोलिश या एक तरीके से कहें तो डीरेगुलेट कर दिया गया कि अब आगे से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं जो पहले करता था, एडमिनिस्ट्रेट करता था लेंडिंग रेट, वो अब एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेगा। कमर्शियल बैंक्स खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें सामने वाले कस्टमर्स को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देना है, बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेस। नेक्स्ट, रिडक्शन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व का रिक्वायरमेंट होता है, आप लोगों को पता है कि कमर्शियल बैंक्स को एक सर्टेन परसेंट ऑफ रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पर प्री रिफॉर्म पीरियड, मतलब रिफॉर्म आने से पहले, जब ये रिफॉर्म्स आने चालू हुए, इसके पहले जो रिजर्व मेंटेन करने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था, और जो रिजर्व मेंटेन करने का परसेंटेज था कि कितना रिजर्व मेंटेन करना है, वो भी काफ़ी हायर था। दैट मीन्स कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में ये जब रिफॉर्म्स आने चेंज हुए, ये जो बदलाव आने चेंज हुए हमारे आरबीआई के पॉलिसीज़ में, इनके बाद से सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर, दोनों का ही रेट लोअर कर दिया गया सिग्निफिकेंटली इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। दिस हैज़ रिलीज्ड मोर बैंक फंड्स, और इसके कारण क्या हुआ, अधिक बैंक फंड्स रिलीज किए जाने लगे फॉर लेंडिंग पर्पज़। दैट हैज़ लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और इसके कारण क्या हुआ, हमारे इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ हुआ। क्यों? क्योंकि जब सीआरआर और एसएलआर घटा दिया गया तो बैंक्स के पास में अधिक पैसा बचने लगा, क्योंकि पहले बैंक्स थोड़ा ज़्यादा पैसा रिजर्व के नाम पे मेंटेन कर देते थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, कमर्शियल बैंक्स, तो उनके पास में खुद का पैसा कम बचता था जो वो लोन के नाम पे दे सकें। पर जब रिजर्व का अमाउंट घटा दिया गया, रिजर्व का परसेंटेज घटा दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो कमर्शियल बैंक के पास में हाथ में अधिक पैसा बचने लगा, क्योंकि कम पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है, क्योंकि हाथ में जब अधिक इकट्ठा पैसा बचने लगा तो अधिक लोन देने लगे मार्केट में, क्योंकि अवेलेबल अमाउंट ज़्यादा था, अवेलेबल फंड ज़्यादा था, तो अब इसलिए उनका लोन का पोटेंशियल बढ़ गया, लोन देने का लेंडिंग पोटेंशियल बढ़ गया, क्योंकि उनके पास में इकट्ठा पैसा ज़्यादा रहने लगा, अब रिजर्व में कम रखना पड़ता है, तो लोनेबल अमाउंट बढ़ गया। तो लोनेबल अमाउंट जब उनके पास में बढ़ गया, लोनेबल फंड उनके पास में ज़्यादा बढ़ गया, वो अधिक लोन देने लगे, और जब वो अधिक लोन देने लगे मार्केट में, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ होना ही था इकोनॉमी का, वाइल एनहांसिंग द बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी, और इसके कारण बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा। द प्रेजेंट सीआरआर इज परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, वेयर द एसएलआर इज 25%। प्रेजेंट में कैश रिजर्व रेशियो जो है परसेंटेज माना जाता है वो नेट डिमांड का और टाइम लायबिलिटीज़ का, पर एसएलआर जो है आपका वो 25% है। ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का सिंपल सा मतलब है कि आप कितना मिनिमम कैपिटल रखते हैं इन कंपेरिजन टू द रिस्क एसेट्स। ये उन दोनों का रेशियो है। ओवर द ईयर्स द CRR हैज़ बीन इंक्रीज्ड and at present the CAR capital adequacy ratio is 9%. Next, microfinancing. माइक्रोफाइनेंसिंग क्या होता है? माइक्रोफाइनेंसिंग सिंपल सा फाइनेंसिंग का ही तरीका होता है, पर लो लेवल पे होता है थोड़ा लिटिल बिट। पर कहाँ पे यूज़ होता है? रूरल एरियाज़ में, रूरल सेक्टर में। आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंसिंग का एक पॉलिसी निकाला रूरल सेक्टर के लिए, बाय लिंकिंग द बैंकिंग सिस्टम विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। The RBI along with NABARD has been promoting various such institutions। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाद में नाबार्ड के साथ में मिलके बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करने लगा जिससे रूरल सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट,
एक्सटर्नल सेक्टर, the Reserve Bank of India's monetary policy is not oriented towards globalization. India's financial markets, it is now sensitive towards various changes throughout the world. दैट मीन्स कि हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसीज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो सिर्फ इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को ही ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज नहीं फॉर्मुलेट करता है, फ्रेम करता है, बट वो सेंसिटिव भी है टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, टुवर्ड्स ग्लोबलाइज सिनेरियो, ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या सिनेरियो है फाइनेंशियल मार्केट में, उसको भी ध्यान रख के आरबीआई अपने पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है. अब द मेथड्स ऑफ स्टेरलाइजेशन एंड LAF has been used to absorb excess liquidity with a huge inflow of foreign capital. That means कि स्टेरलाइजेशन और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के टेक्निक्स को यूज़ करके एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर दिया गया कई बार, और फॉरेन कैपिटल के इनफ्लो को जगह दिया गया, जिसके कारण ह्यूज फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल हुआ. दिस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द फाइनेंशियल मार्केट. Thus the RBI has brought about various changes in its monetary policy to keep up with the growing demands of a modern dynamic economy. ये रहा आप लोगों का RBI के पॉलिसीज़.